आज का सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शैल में से कौन सा प्राथमिक चट्टान का उदाहरण है। तो निम्नलिखित शैल में से कौन सा प्राथमिक चट्टान का उदाहरण है। याद रखेंगे शैल का अर्थ क्या होता है। शैल का अर्थ होता है चट्टान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आग्नेय चट्टान। चट्टानों के तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहली होती है आग्नेय चट्टान, जिसका निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडे होकर जमने से होता है। उसके बाद में सेकंड होती है अवसादी चट्टान। तो आग्नेय चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं उनको बोलते हैं अवसाद, और इन अवसादों से निर्माण होता है अवसादी चट्टानों का। और तीसरी होती है कायांतरित चट्टान। तो समय के साथ साथ ताप, दाब और अन्य रासायनिक परिवर्तनों के कारण जो ये आग्नेय चट्टान है और अवसादी चट्टान है, इनका परिवर्तन हो जाता है कायांतरित चट्टानों में, और कायांतरित चट्टान को ही रूपांतरित चट्टान भी कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ग्राबेन। देखिए जब धरातल के बीच का भाग कुछ इस तरह से धस जाता है अंदर की ओर, तो जो बीच का धसा हुआ भाग है, जो बीच का धसा हुआ भाग है इसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। जो बीच का धसा हुआ भाग है इसको बोलते हैं भ्रंश घाटी, या फिर इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्ट वैली। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रिफ्ट वैली। और जो किनारों का ऊंचा उठा हुआ भाग है इसको हम लोग बोलेंगे भ्रंश पर्वत। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भ्रंश पर्वत या फिर ब्लॉक माउंटेन। तो बीच का जो धसा हुआ भाग है जिसको हम लोगों ने भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट वैली कहा, तो इसी को ग्राबेन भी कहा जाता है। आपको पता होगा कि जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, जो नर्मदा एवं ताप्ती नदियां हैं, वो भ्रंश घाटी से ही होकर बहती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोबी। गोबी जो है ये शीतोष्ण मरुस्थल है। अगर हम लोग विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल की बात करें तो विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, रेगिस्तान है, वो है सहारा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। एशिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है गोबी, जो कि मंगोलिया में स्थित है। और भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है थार, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। गोबी, गोबी शीतोष्ण मरुस्थल है। और जो अटाकामा है ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, याद रखेंगे। और अटाकामा स्थित है कहां, याद रखेंगे, अटाकामा जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कहां स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है कि शिपी किला दर्रा, शिपी किला दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो शिपी किला दर्रा जो है ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। शिपी किला दर्रा कहां पे स्थित है, याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जम्मू कश्मीर के अगर हम लोग प्रमुख दर्रों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आपका जोजिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, इसके अलावा काराकोरम दर्रा भी है जम्मू कश्मीर में। सिक्किम में जो प्रमुख दर्रे हैं उनमें से है आपका नाथुला, नाथुला के अलावा जेलेपला, ये सिक्किम के प्रमुख दर्रे हैं। और उत्तराखंड के अगर हम लोग प्रमुख दर्रों की बात करें तो उसमें आपका है नीति दर्रा और माना दर्रा। अगला प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ किसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिक्षण विधि होगा। सामाजिक अध्ययन के जो अध्यापक है तो उसको विषय वस्तु के साथ साथ में जो शिक्षण विधि है उनका भी ज्ञान होना आवश्यक है। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक शिक्षक सामग्री क्या है। भूगोल पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी जो सहायक शिक्षक सामग्री है दिए गए ऑप्शन में, वो है ऑप्शन बी, मानचित्र। और आपको पता होगा कि मानचित्र तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक मानचित्र, जिसमें हम लोग नदियां, पहाड़, पर्वत, इन सब आकृतियों को दर्शाते हैं। दूसरा होता है आपका राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र में हम लोग देश की सीमाएं, राज्यों की सीमाएं, इनको दर्शाते हैं। तीसरा होता है आपका थीमेटिक मानचित्र। तो थीमेटिक मानचित्र में हम लोग दर्शाते हैं कि किस क्षेत्र में कितनी वर्षा हो रही है, किस क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग कार्यरत हैं। तो याद रखेंगे तीन प्रकार होते हैं मानचित्र के। अगला प्रश्न है कि एपड़, एपड़ लोक कला का संबंध जो है वो किस राज्य से है। एपड़ लोक कला का संबंध किस राज्य से है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। एपड़ लोक कला का संबंध जो है वो उत्तराखंड के साथ है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है। तो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम है विवेक एक्सप्रेस। और जो ये विवेक एक्सप्रेस है ये डिब्रूगढ़ को कनेक्ट करती है कन्याकुमारी से। ये डिब्रूगढ़ को कनेक्ट करती है कन्याकुमारी से। और याद रखेंगे डिब्रूगढ़ जो है वो असम में स्थित है और कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु में स्थित है। और विवेक एक्सप्रेस के द्वारा 4286 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है, याद रखेंगे। आगे देखें, भारत में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां हुआ था। नेशनल गेम्स जो है भारत में उनका आयोजन पहली बार कहां किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। भारत में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं
आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ग्लोब। आपको पता होगा जो ग्लोब है इसको पृथ्वी का लघु रूप भी कहा जाता है, इसको अर्थ का मिनिएचर कहा जाता है। तो महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने के लिए जो सबसे उपयुक्त शिक्षक सामग्री है वो है ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि क्या है? भूगोल को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त जो विधि है वो क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भ्रमण विधि। भूगोल को पढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छी विधि है वो है भ्रमण विधि। भाषा को सिखाने के लिए जो सबसे अधिक विधि है वो है वार्तालाप विधि, और इतिहास को सिखाने के लिए जो सबसे उपयुक्त विधि है वो है कहानी विधि। अगला प्रश्न है कि मानचित्र को समझने की जो सर्वव्यापी भाषा है उसको किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रूढ़ चिन्हों के द्वारा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोग हिंदी का मैप देखते हैं तो उसमें पर्वत लिखा होगा इस तरीके से। अगर हम लोग इंग्लिश का मैप देखते हैं तो उसमें माउंटेन लिखा होगा इस तरीके से। अब मान लीजिए कि कोई आप ऐसे देश गए जहां की लैंग्वेज आप नहीं जानते, मान लीजिए आप रशिया चले गए और रशिया में कुछ इस तरीके से जो है लिखा हुआ है, तो आपको नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है। तो जहां पे पर्वत होगा तो वहां पे हम लोग जो है हिंदी वाले मैप में भी इस तरीके का एक सिंबल बनाएंगे, इंग्लिश वाले मैप में भी इस तरीके का एक सिंबल बनाएंगे, और रशियन मैप में भी इस तरीके का एक हम लोग सिंबल बनाएंगे। तो जो रूढ़ चिन्ह होते हैं इनका मतलब होता है यूनिवर्सल सिंबल, ये बदलते नहीं है। लैंग्वेज भले ही चेंज हो जाए लेकिन हम लोग सिंबल्स को चेंज नहीं करेंगे, तो इनसे हमें किसी दूसरे देश में जाने पर भी मैप समझने में दिक्कत नहीं होती। तो पर्वतों के लिए इस प्रकार का सिंबल बनेगा, नदियों के लिए इस प्रकार का सिंबल बनेगा, है ना। तो ये जो है सभी जितने भी देश हैं उनके बीच में एक संधि हुई है कि जो रूढ़ चिन्ह है उनको हम लोग नहीं बदलेंगे, उनको हम लोग खास प्रतीक से दर्शाएंगे, खास कलर से दर्शाएंगे, बाकी लैंग्वेज उनकी जो है वो चेंज भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। ड्राकेंसबर्ग पर्वत जो है वो कहां स्थित है? ड्राकेंसबर्ग पर्वत जो है कहां स्थित है? सही आंसर है आपका दक्षिण अफ्रीका। देखो आपको पता होगा कि जो नील नदी है, जो नील नदी है वो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, और अफ्रीका महाद्वीप के में बहने के साथ साथ ये विश्व की सबसे लंबी नदी भी है। अमेजन जो है वो क्या है? वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, तो इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। नील जो है वो विश्व की क्या है? सबसे लंबी नदी, और अमेजन क्या है? विश्व की सबसे बड़ी नदी। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप की ऐसी कौन सी नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कांगो या जायरे। तो कांगो या जायरे नदी जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार पार करती है, तो आपका आंसर होगा लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार पार करती है, और ड्राकेंसबर्ग जो ये पर्वत है ये लिम्पोपो नदी का उद्गम स्थल है। भारत में होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो अगर आपसे पूछे कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी पार करती है, तो वो है माही नदी, जो कि भारत में प्रवाहित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमालय। ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछा गया है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, तो आंसर होगा हिमालय। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। हिमालय पर्वत की ही सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है, और माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो है 8,848.86 मीटर। याद रखेंगे। अरावली जो है ये विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। तो अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है, हिमालय सबसे जो है ऊंचा पर्वत है, और जो एंडीज है दक्षिण अमेरिका में ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी बुध। आप याद रखोगे कि बुध और शुक्र ये दो ऐसे उपग्रह हैं, दो ऐसे सैटेलाइट हैं जिनका कोई भी ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है कि मतदान करने के लिए यानी कि वोटिंग करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो मतदान करने के लिए जो भारत में न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है वो है 18 वर्ष। पहले 21 वर्ष थी, अभी घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो रामसर स्थल का मतलब होता है आर्द्र भूमि स्थल से। रामसर स्थल का मतलब होता है आर्द्र भूमि स्थल से। तो पूछा गया है कि भारत में कितने रामसर स्थल हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 42। वर्तमान समय में भारत में 42 रामसर स्थल हैं। और याद रखेंगे कि विश्व जो आर्द्र भूमि दिवस है, विश्व जो आर्द्र भूमि दिवस है ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और सबसे ज्यादा जो भारत में आर्द्र भूमि है, भारत में जो सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि स्थल है वो स्थित है जम्मू कश्मीर में। वो कहां स्थित है? वो स्थित है जम्मू कश्मीर में। तो आज के लिए इतना ही। आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं जल्दी आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।